नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभात। हम एक ऐसी खबर पर आज बात करेंगे जिसकी चर्चा आप कल से सुन चुके, लेकिन इस खबर की गहराई में जाकर देखेंगे कि आखिर ये कोई नया काम नहीं है और ये एक ऐसा क्षेत्र भी है जिससे खबर जुड़ी है, जहां बीजेपी सरकार पिछले 11 सालों से उस इकोसिस्टम को काटने में अभी तक कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। कामयाबी हासिल का मतलब ये नहीं है कि विफलता हुई हो पूरी, लेकिन वो उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद कर रहे थे। ये बीए ऑनर्स सोशल वर्क सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 का पेपर नंबर BSW-S1 MJ02 सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इसमें जो है इसके साथ है ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2 था, डिस्कस द एट्रोसिटीज अगेंस्ट मुस्लिम माइनॉरिटीज इन इंडिया गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। ये सवाल आपको कैसा लगा होगा सुन के कि मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उनके सुटेबल एग्जाम्पल के साथ ये लिखे। दरअसल ये शिक्षा में चल रहे लंबे समय से वामपंथी जिहाद का एक नमूना भर है। दरअसल वामपंथी और जिहाद ये दोनों अलग अलग शब्द आपको लगते होंगे, लेकिन इस देश में ये शब्द जिस गंगा जमनी का नाम ये लेना चाहते हैं उसकी तरह साथ बहते हैं। इस देश में शिक्षा के साथ लगातार जिस तरह का खिलवाड़ किया, जिस तरह से इस देश में बर्बर हत्यारे व्याभिचारी को एक नायक बनाने की कोशिश थी, ये उसी का प्रयास है। बार बार आपको चेहरे बदल कर दिखते रहे होंगे, लेकिन ये कहानी हर बार इसी तरह आती है। आज इस पर बहुत सारी बातचीत करेंगे कि ये आखिर हुआ कैसे, कहां से कहानी शुरू होती है, इसको हम लोग देखें। सबसे पहले अगर हम बातचीत शुरू करें इसी पेपर के साथ कि ये है क्या, इस सिंडिकेट्स का मुख्यालय कहां से होता है और कैसे ये चलता है और इस जिहाद को हम कैसे नहीं रोक पाए। दरअसल ये जो जिहाद है, इससे पहले मैं कुछ चेहरे भी आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं और ये किस किस तरफ से आया हुआ है। इस सिंडिकेट का मुख्यालय जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया जैसे संस्थान है। यहां सोशल प्रॉब्लम्स पर एक ऐसे पेपर प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं जो छात्रों के मन में स्टेट्स, बहुसंख्यक समाज के प्रति घृणा पैदा करें, उनकी किसी भी उपलब्धि को जमीनों में मिलाया जा सके और उनको एक ऐसी सोसाइटी के तौर पर दिखाया जा सके जो सिर्फ जुल्म करने के लिए पैदा हुई है। जुल्म चूंकि शब्द मैं आपको बता चुका, लेकिन जो सोसाइटी यहां हत्यारों के लिए, जो व्याभिचारियों के लिए और जो आज तक बाबर जैसे हत्यारे को, जो एक गे था, मतलब जो समलिंगी था, उसको भी अपना नायक मानती हो, उसको कैसे विक्टिम कार्ड दिया जा सके। तमाम दंगों की रिपोर्टें वो तो आप छोड़ दीजिए, बहुत पुरानी बात है, लेकिन आप इस देश में होने वाले जिहाद में लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, जो भी जिहाद का टर्म समझ सकते हो वो सब है। लोगों की गर्दन काटते हुए आपको दिखते हैं, लेकिन वो विक्टिम कार्ड चाहिए। पाकिस्तान की तरफ अगर धुरंधर जैसी फिल्म बन जाए तो उसके लिए विक्टिम कार्ड चाहिए। ये तमाम चीजें आखिर कैसे हुई, कैसे इस पूरे शिक्षा क्षेत्र में हत्यारों को नायक बनाने की प्रोसेस हुई, उस पर आज मैं बात कर रहा हूं। इस सिंडिकेट का मैंने बता दिया कि वैचारिक मुख्यालय यहां है और जो जामिया का मामला है, ये मुस्लिमों पे अत्याचार का सवाल इसी की कड़ी का हिस्सा है। ये दरअसल विक्टिम नैरेटिव स्टेब्लिश कर रहे हैं। वो सीए हो, ये आपने देखा होगा जिस तरह एंटी सीए का प्रोटेस्ट था, वो सीधे तौर पर इस देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तरह था। वो एक प्रारंभिक युद्ध था, उसमें कोई वो नहीं, उसमें कोई वैचारिक नहीं। जब आप सड़क रोकते हैं तब विचार का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें इस्लाम के सताए हुए, जो इस्लामी आइडियोलॉजी ने जिनके साथ बर्बरता की, जिनकी बच्चियों को उठाकर रेप किया जा रहा है, जिनको सरेआम दीपू की तरह मारा जा रहा है, जिनको कोई भी ये पूछने पर कि सब धर्म एक समान है, ये कहने पर पीट पीट कर जिंदा जला दिया जाए, ये उन लोगों को विक्टिम बनाने का खेल है। दरअसल ये खाद पानी, ये इकोसिस्टम है। इसी ने सीएए के समय, ये विरोध के समय बौद्धिक खाद पानी मुहैया कराया था। आज मैं आपको कई सारी चीजें इस पर बताऊंगा, हालांकि छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन फिर भी उसमें इन किताबों के साथ जो मैं इसको भी कहूंगा कि आपको ये पढ़ना चाहिए। और मैं बात करता हूं खूनी अंजाम। दरअसल ये कैसे शुरू होता है, साइलेंट रेडिकलाइजेशंस को ये इस पेपर में उन्होंने सस्पेंड कर दिया।
उस प्रोफेसर को, क्योंकि हालांकि अब आप ये सोचिए कितना गहरा होगा, क्योंकि एक पेपर सेट हुआ होगा, उस सेट के लिए कमेटी होगी, उसने देखा होगा और फिर उसके बाद फाइनल अप्रूवल हुआ होगा, तब भी किसी को नहीं दिखा, क्योंकि हर कोई अपने काम को ऐसे ही छोड़ के चल रहा है, जबकि जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ज्यादातर चीजों पर वैसे भी निगाह रखने की जरूरत थी, क्योंकि यहां कुछ ना कुछ आज भी ऐसे एलिमेंट जरूर हो सकते हैं जो इस तरह की चीजें आपने एंटी सीए के समय के प्रोटेस्ट से लेकर अब तक देखी होंगी। जब ये दिल्ली के पेपर से विचार निकलता है तो आपको पता होना चाहिए कि केरल में एक कट्टरपंथ के तौर पर जाता है। मैं इसलिए केरल का वो केस आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, और आप में से जिनको पढ़ने का शौक हो, ए थाउजेंड कट्स आप पढ़ सकते हैं। उस प्रोफेसर टीजे जोसेफ की बायोग्राफी है। 2010 में इडुक्की के कॉलेज में था, एक व्याकरण के सवाल को इस निंदा बताकर पीएफआई की ने प्रोफेसर का हाथ काट दिया था। उसमें बहुत सारे लोग, भारत का सबसे ज्यादा भयावह पेपर विवाद था। इस पर वामपंथियों के मुंह में दही जमी हुई थी, और ये जो महिलाएं हैं, जो साइमा और ये इस नाम से जो इस देश में जिहाद का एक अंडर कवर प्रोग्राम जो चलता है, वो उसमें इनके पास कोई शब्द नहीं थे। ये सवाल सिंडिकेट की पसंद का नहीं था, तो सजा सिर्फ सस्पेंशन नहीं थी, अंग भंग थी। यहां वामपंथी शिक्षकों और कट्टरपंथी संगठनों ने मिलके, मैं केरल की बात कर रहा हूं, प्रश्न पत्रों और सिलेबस को एक ऐसा रूप दे रखा जहां भारतीय राष्ट्रवाद को विदेशी और सांप्रदायिक विचारधाराओं के रक्षकों के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? अलग अलग तरीके से। ये इतिहास का गला घोटना पश्चिम बंगाल के सर्कुलर मॉडल से शुरू होता है। बंगाल वो प्रयोगशाला थी जहां इस सिंडिकेट ने इतिहास को पूरा खत्म कर दिया। 1989 से 91 के बीच में बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लिखित में आदेश दिया था कि मुस्लिम शासकों द्वारा मंदिर तोड़ना या अत्याचार के संदर्भ हटा लिए जाएं। ये नेगोशिएशनिज्म जो है, यानी ये निगेटिज्म जो है, ये इसलिए था, इतिहास को नकारने की पराकाष्ठा थी। और एक यूनिवर्सिटी आपको याद होगा, विद्यासागर यूनिवर्सिटी के पेपर में क्रांतिकारियों को, उनको संत्रासवाद कहा गया, यानी आतंकवादी के बराबर रखा गया। ये उसी वामपंथी विचारधारा का लगातार विस्तार है जो बंगाल में एकेडमिक सिंडिकेट के साथ मिलकर हिंदुओं के या उनके सनातन के खिलाफ लोगों के जहर भरने के मन में जहर भरती है। और दक्षिण भारत इससे अलग आगे कहीं पहुंच जाता है। अब इसमें मैंने केरल का उदाहरण दिया, लेकिन यही काम जब तमिलनाडु में पहुंचता है तो वहां ये सिंडिकेट द्रविड़ पहचान के नाम पर भारत की सांस्कृतिक एकता पर फैसला प्रहार करता रहता है। जातिगत विद्वेष, पेरियार यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के पेपर्स में कई सारी ऐसी क्वेश्चंस आए जिसमें जातियों की वरीयता, हायरार्की, सबसे आपस में उनको लड़ाने के लिए वो पेपर इस तरह से सेट होते हैं कि उसके बाद जातीय हिंसा भड़के, और जो कोई जातियों को पाट के कोई सनातन की बात करने की हो तो उस संभावना को पहले से ही पलीता लगा दिया जाए। सांस्कृतिक अलगाववाद में आर्य अनार्य का सिद्धांत लगातार जिंदा रखा जाता है, जिन्हें विज्ञान भी नकार चुका और इतिहास भी अब उनसे पल्ला छुटा चुका कि इन उत्तर और दक्षिण के बीच में कोई अंतर नहीं, ना ही वो कोई कहानियां है जिसकी लिपि पढ़े बिना हड़प्पा की उन लोगों ने ये घोषित कर दिया था कि इसको आर्यों ने मारा जो बाहर से आए थे, और वो सारी चीजें अब खत्म हो गई। इसके बावजूद उनके यहाँ वही किताबें हैं। इन कड़ियों को जोड़ता है तो एक कॉमन एजेंडा दिखता है। अगर आप देखते हैं, इस्लामिक कट्टरपंथ का संरक्षण, केरल में हिंसा के जरिए, बंगाल में सिलेबस के जरिए, और अत्याचारों का चीज ही गायब कर देना, और बाकी तमाम चीजों में अलग जगह नैरेटिव देना, और हिंदू समाज का दानवीकरण करना। ये शारदा यूनिवर्सिटी थी, उसका एक सवाल था। जामिया, आपने देखा ये सवाल है, हिंदुत्व को फांसीवाद से सीधा जोड़ो, समाज को, हिंदू को सिर्फ अत्याचारी दिखाओ। क्रांतिकारियों का अवमूल्यन कीजिए। बहुत अरसे तक, बल्कि हम लोगों की किताबों तक ये इसी तरह चलता रहा, जिसमें क्रांतिकारियों को आतंकवादी बराबर कहते रहे। उसी के साथ पंजाब हरियाणा के कोई भी आपको महापुरुष नहीं दिखाई देंगे, बाकी सबको, और ये पूरे देश के साथ हुआ। आपने देखा हुआ कि इस तरह से एक एक महापुरुष को अलग अलग राज्यों से सिर्फ जोड़ने भर पर किस तरह क्या, चूंकि ये किस तरह से विवाद हुए, और ये संभव कैसे है? क्योंकि संस्थानों पर सिंडिकेट का कब्जा है। पेपर हमेशा उसकी विचारधारा के साथ होना चाहिए, और यही जो डेविल इन लॉ है, कानून और प्रशासनिक क्यों रही विफलता? क्योंकि इन सब में एक समय रहा, कठोर दंड का अभाव रहा। सिर्फ दिखाने के लिए 153 टू 95 ए या इस तरह की धाराएं लगती रही, लेकिन वो कोर्ट में जाके उड़ जाती रही, क्योंकि किसी ने किसी इन्वेस्टिगेशंस नहीं, और फिर सब
जामिया वाले मसले में ही सस्पेंशन हुआ, जबकि ये सीधा तौर पर एक नैरेटिव सेट करने का और उसके बारे में ऑफेंसिव ये कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि उसके बारे में पहले भी शिकायतें नहीं थी। और बंगाल में तो सरकारें इन प्रोफेसर्स के साथ खड़ी होती हैं। तो अगर हम इसको 360 देखते हैं तो ये बताता है कि विशाल जो एक एकेडमिक सिंडिकेट है उसकी एक छोटी सी खिड़की भर है। ये सिंडिकेट दिल्ली में थीसिस लिखता है, बंगाल में इतिहास मिटाता है, तमिलनाडु में नफरत बोता है और केरल में हाथ काटता है। जब तक इस पे पेपर की सेटिंग क्रिमिनलिटी लायबिलिटी नहीं हो, इनमें नहीं होगा। अगर हम इसको ये देखें कि आखिर ऐसा हुआ क्या, वैसे तो मैं आपको बहुत सारे पेपर्स के बारे में बता सकता हूं कि क्या क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा कि जो चेहरे हैं जिनको हम लोगों को लगातार इतिहास के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया और इस तरह के पेपर्स के लिए ताकत देते रहे, ये सीधे तौर पर या तो विवादास्पद पेपर सेट किए या पाठ्य पुस्तक ऐसी लिखी गई हैं जो दशकों तक सांप्रदायिक और वैचारिक एजेंडे का आधार बनी। अब वामपंथी इतिहासकार और हिस्ट्री क्लीनिंग के जो आर्किटेक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। इन्हीं लोगों ने ये बौद्धिक खाद तैयार की जिसके कारण आज भी जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बंगाल जैसे विश्वविद्यालयों में हिंदू विरोधी या विभाजनकारी सवाल पूछना नॉर्मल माना जाता है। इरफान हबीब उसमें सबसे पहला नाम है। अगर अभी हम देखें कि उनके पिता के बारे में तो अब नहीं कहा जा सकता, मोहम्मद हबीब जिसने इतिहास ही बदल दिया, जिसने एक हत्यारे और धर्मांध को, महमूद गजनवी को सिर्फ एक शब्द से, एक छोटी सी किताब से बदल दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ धन लूटने आया क्योंकि मंदिरों में धन इकट्ठा होता था। यानी वो खुद ये कहता रहा, उसके किताब का समकालीन इतिहासकार, उसके खुद के जो उसके साथ आए थे, उसका दरबारी, वो सब लोग ये बताते रहे कि ये इस्लाम के लिए, काफिरों के कत्लो गारत के लिए आया। उसने खुद कहा कि मैं बुत परस्त नहीं, बुत शिकन हूं। लेकिन ये जो इरफान हबीब का बाप है मोहम्मद हबीब, उसने उसको ये बता दिया क्योंकि इतने से बदल दिया। जो इतिहास पढ़ते हैं उनके लिए है ना, क्योंकि जो बच्चे 7वीं 8वीं के बाद साइंस ले लेंगे या वो लेंगे, उनके लिए इसका मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन जिनको इतिहास पढ़ते जाना, वो जानते हैं कि इस एक शब्द से उस आदमी ने किस तरह इस्लाम की जो सबसे विभत्स चेहरा है, जिस तरह से वो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने में यकीन रखता है, उनको खत्म करता है, उनके मंदिर तोड़ता है, उसको उसने कैसे एक लालची के तौर पर बदल दिया। यानी एक हत्यारे को लालची में बदल, धर्मांध को लालची में बदल देना कितना बड़ा एक खेल हो सकता है। वामपंथी इरफान हबीब को हम लोग करते हैं एएमयू का प्रोफेसर एमरेट्स और मार्क्सवादी इतिहास का इसको सबसे बड़ा स्तंभ है। याद कीजिए जो मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था, जब उसके गिराए जाने से पहले एक बार इस देश में समझौता होने जा रहा था। यानी बाबरी मस्जिद के साथ साथ काशी और मथुरा को देकर मुस्लिम समाज का एक वर्ग ये सोचने लगा था कि इसके बाद एक सामंजस्य की हो। तो ये इतिहासकार उनमें से था जिसने आईसीएचआर में बैठ के तमाम इतिहासकारों को इकट्ठा किया। मुस्लिम एक्शन, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को ये यकीन दिलाया गया कि आपकी कोई गलती नहीं है और हमारे पास पूरे सबूत हैं कि वो कभी मंदिर तोड़कर बना ही नहीं। और उसी के बाद फिर वो केस चलता रहा। ये इसी तरह का इतिहासकार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया तो उसने इस तरह के इतिहासकारों पर ना कोई परजरी लगाई, ना इस तरह के इतिहासकारों की किताबों को कोर्सेस से हटाया गया। इसने क्या किया, इसने नैरेटिव सेट किया था कि मध्यकालीन भारत में इस्लामी आक्रमणकारी लुटेरे नहीं बल्कि संस्कृति लाने वाले थे। इसके द्वारा लिखी गई किताबों में ही बंगाल यूपी के बोर्ड पेपर में मंदिरों के विनाश को राजनीतिक कदम बताया गया, ना कि धार्मिक। दूसरी रोमिला थापर है, आप सब जानते हैं। सोमनाथ मंदिर के, मेरे पास चूंकि वो किताब भी है और इसकी भी किताबें हैं, सोमनाथ मंदिर में इसने लात मनात और उज्जा इस कहानी को पेश कर दिया था। ये इतनी ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा एंटी इंडियन आइडिया के साथ है, मतलब सनातन के खिलाफ इसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, अगर मैं ये कह सकूं किताबों में जो इसकी है, मैं इसके व्यक्तिगत तौर पे नहीं कह रहा हूं। उसके लिए अगर किसी को लगे तो मैं पहले ही हटा रहा हूं उस शब्द को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इसकी किताबों में एंटी सनातन आपको कूट कूट के भरेगा। और इसने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, संस्कृत का कोई विधिवत अध्ययन नहीं, लेकिन इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की इससे बड़ी इतिहासकार वामपंथियों ने और पूरी दुनिया के उसके उस पर दुनिया में इससे बड़ा उसको माना नहीं जाता है। इसने सोमनाथ मंदिर के इतिहास को इस तरह पेश किया कि केवल गजनी ने धन के लिए हमला किया था। इसके शोध ने उन प्रश्न पत्रों की नींव रखी जहां औरंगजेब को एक दयालु शासक की तरह पेश किया गया। सतीश चंद्रा क्या है,
इसका प्रभाव एनसीईआरटी तथा यूपीएससी के पेपर पे दशकों तक रहा, अब तक रहा। सिखों के गुरुओं जैसे गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को भी जिस तरह से इसने विवादित बनाया था किताबों में, इससे कई बार इसने सिखों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पेपर और सेट किए, इस तरह के सवाल पैदा हुए। अगर हम लोग बंगाल की तरफ जाते हैं, बंगाल के साजिशी और शिक्षा के सिंडिकेट कौन थे? पार्थ चटर्जी। ये इतिहासकार है, नेता वाला नहीं जिसको आप सोच रहे हैं। इसने सबाल्टर्न स्टडीज के नाम पे बंगाल के ऐतिहासिक जो अकादमिक जगत में वो बीज बोया, जहां भारतीय राष्ट्रवाद को एक बुर्जुआ कहा गया, समस्या बताया गया, भारतीय राष्ट्रवाद को बुर्जुआ कह दिया गया, मतलब बुर्जुआसी के जो लोगों पर अत्याचार करता है। सुमित सरकार, उसकी किताबें भी आपने बहुत पढ़ी होंगी। बंगाल के कॉलेज के सिलेबस को ऐसा रूप इसने दिया जहां क्रांतिकारियों की भूमिका को इसने अतिवाद लेके कम तरह का, और इसी ने वो किया कि जो दिला दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और जिन लोगों ने फंदा चूम के उन 1895 से ये नाद करना शुरू कर दिया था कि ये देश आजाद होगा, ये देश विदेशी गुलामी से मुक्त होगा, हिंदुस्तान की आजादी एकमात्र लक्ष्य है, जिस कांग्रेस को 1927-1930 तक ये कहने में जबान जलती रही कि इस देश को आजाद होना है, जो डोमिनियन स्टेट के लिए टुकड़ों में बैठता रहा, उन सब लोगों की भूमिका को इसी सुविन सरकार ने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोटेक्ट किया और क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों से गायब करने की कोशिश की। विद्यासागर यूनिवर्सिटी का जो ताजा आतंकवादी वाला मामला था, वो भी इसी विचारधारा का एक्सटेंशन कहा जा सकता है। एक नाम है कल्याणमय गांगुली, बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष। इसके कार्यकाल में आजाद कश्मीर वाला विवादास्पद मैप और सवाल आए थे। प्रशासनिक स्तर पर इसने उस एकेडमिक सिंडिकेट को शरण दिया जो भारत के नक्शे के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अब हम चलते हैं जामिया मिलिया। जामिया मिलिया का ये जो प्रोफेसर है जिसके पर्चे को लेकर हल्ला हुआ, ये वीरेंद्र बालाजी सहारे है, वीबी सहारे, ये मुख्य सूत्रधार है। इसने समाजशास्त्र के पेपर में सीधा बोला, प्रोफाइल बताता है कि ये जानबूझ के ऐसे लीडिंग क्वेश्चन सेट करता है जिससे कि राज्यों के प्रति आपके अंदर सवाल पैदा हो, इस तरह के जिनसे घृणा पैदा हो। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो वकास फारूकुंतु, ये एक और था वकास, ये शारदा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जिन्हें हिंदुत्व और नाजीवाद की तुलना का सवाल सेट किया था। आप ये समझिए उस कश्मीर केंद्रित नैरेटिव है जहां से पंडितों को भगा दिया गया, हिंदुओं को वहां उस घाटी से क्या कहा गया कि रालीव गालीव जालीव, यानी अपने मतलब छोड़ दो मर जाओ, या वो जो महिलाओं को छोड़ के जाने वाले वो नारे आपको याद है, 19 जनवरी की बात थी वो। तो वो ये इस शिक्षा के जरिए ये भारत विरोध, और इसमें तो बहुत ज्यादा वैसे भी सजग रहने की जरूरत है। आप सोचिए कि जो एमबीबीएस करके जो बम फाड़ रहे हो, उसके बारे में इस तरह के प्रोफेसर क्या होंगे, ये किस तरह उनको शहीद बनाने। निवेदिता मेनन अभी रिटायर हुई, आपने देखा होगा क्या वीडियो बना था उसका कि लाल सलाम और तमाम चीजें उसके साथ, आपने देखा होगा वो वीडियो, आपने अभी देखा है उसमें। ये महिला जो है सबसे ज्यादा स्ट्रीट एक्टिविज्म की वजह से थी, और सब जगह ये गाइड की तरह काम करती है। कश्मीर को आजाद दिखाने वाली सबसे बड़ी लाइन की नेता प्रणेता यही है, और इसको जब विदा किया गया, आपने देखा, खैर 5-10 भी नहीं दिख रहे थे, वो नारे, वो एक स्टाइल होता है वो जो नारों का देखा होगा। अब अगर हम लोग उसको देखें आगे क्या होता है, दक्षिण पंथी जो माफ कीजिएगा केरल में, दक्षिण में किस तरह से एक पूरा पीएफआई और इस्लामिक कट्टरवाद का पूरा सिंडिकेट पूरी तरह से वहां शिक्षा पर हावी है। जो जोसेफ के हाथ काटने वाले लोग थे, वो कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई सिर्फ क्रिमिनल थे, वो पीएफआई का एक एकेडमिक विंग था जो केरल की एक एक लाइन पर, सिलेबस की एक एक लाइन पर नजर रखता था ताकि इस्लाम की सर्वोच्चता उसमें बनी रहे। कांचा इलैया आप जानते होंगे, इसकी किताब है व्हाई आई एम नॉट हिंदू। ये दक्षिण भारत के पेपर में जातिगत युद्धों के सवालों को जन्म देने वाला, हिंदू धर्म को एक विदेशी धर्म के तौर पर। पेरियार यूनिवर्सिटी के अज्ञात पेपर सेटर्स, क्योंकि उनका नाम तो है नहीं, वहां इतिहास का एक ऐसा गुट बनाया गया जो है। अब अगर आप देखेंगे बिहाइंड द सीन कौन कौन है, मदरसा बोर्ड के सलाहकार, ये मुख्य स्कूलों में धार्मिक इतिहास को घुसाने का काम करते हैं, जिसमें इस्लाम की खूबसूरती और वो सब बताएंगे। यूजीसी नेट के पुराने पैनलिस्ट हैं जिनको ढूंढो कि किस तरह प्रोफेसरों की एक पूरी फौज तैयार होगी जो सिर्फ और सिर्फ वामपंथ की वकालत करती है। तीस्ता सीतलवाड़ जैसे को इसलिए गिन सकते हैं कि प्रोफेसर तो है नहीं, लेकिन खोज प्रोजेक्ट के जरिए इसने गुजरात और महाराष्ट्र के सिलेबस में सांप्रदायिक दंगों के एक तरफा नैरेटिव को घुसाने की पुरजोर कोशिश की। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे करता है, सिंडिकेट काम कैसे करता है। आपको
पहले ये इंटेलेक्चुअल किताब लिखते हैं, यानी ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, यानी इन किताबों को एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की रेफरेंस बुक में डाल दिया जाता है। फिर इन्हीं किताब को पढ़ के जब छात्र प्रोफेसर बनते हैं तो जामिया जैसा पेपर सेट होना शुरू हो जाता है। और अगर फिर क्या होता है, जब इस पे विवाद खड़ा हो तो पूरा सिस्टम इसको एकेडमिक फ्रीडम कहकर तुरंत बचाने की तैयारी करने लगता है। ये तो प्रोफेसर का मैंने आपको बताया। एकेडमिक जगत में इस तरह के लीडिंग क्वेश्चंस जो किए जाते हैं, इनको ये छात्रों को सोचना नहीं देते। ये लीड इन सवाल है, आपको इसमें लिखा जाता है, इसको मानना पड़ेगा कि हाँ अत्याचार हुआ है, क्योंकि अगर आप उस सवाल को गौर करेंगे कि ये तो कहेगा कि हाँ अत्याचार तो हुआ है। ये जो 1989 का मेमो था, बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हुआ, उसकी सर्कुलर संख्या 7389, इसमें साफ निर्देश था मुस्लिम सुल्तानों द्वारा मंदिरों के विध्वंस को धार्मिक नहीं राजनीतिक बताया जाए और औरंगजेब के क्रूर फैसलों को सॉफ्ट दिखाया जाए। ये पूरा तरह लगातार आप इसको देखेंगे। कुछ चीजें मैं बता दूं आपको कि जो सब्जेक्ट थे वो जानबूझ के मैं आपको कुछ पेपर्स ऐसे बता सकते हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर हुआ। दरअसल एक नेटवर्क वेस्ट बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पेपर्स का सबसे बड़ा वामपंथियों गढ़ है। यहाँ से तय होता है कि कौन सा प्रोफेसर किस यूनिवर्सिटी को साफ करेगा, पेपर सेट करेगा। जेएनयू, एएमयू और जामिया का ट्रायंगल है, दिल्ली से लेकर बंगाल तक है। सेकुलरिज्म के नाम पे ऐसे सवाल तैयार किए जाते हैं जहां हिंदू संस्कृति का दमन किया जा सके, मतलब दमन रूप दिखाया जाए। ये सब चीजें मतलब मुझे लगता है एट्रोसिटीज अगेंस्ट जो मुस्लिम वाला सवाल पैदा हुआ, ये उसी इस्लामिक विक्टिमहुड को पावर देता है, जिसको बहुत दिनों तक इस्लाम के उसने सींचा है और तैयार किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं ए.के. रामानुजम विवाद को आप याद रखिए। इसमें मुख्य विवाद 300 रामायण के निबंध को लेकर था। इसमें रामायण के अलग अलग संस्करणों के बहाने उनके नफरत के बीज और रामायण भगवान राम को और तम को नीचे दिखाने की कोशिश करने वाले थे। उत्तर प्रदेश में जो 2023 का शारदा यूनिवर्सिटी का था, क्या आप फांसीवाद, नाजीवाद और हिंदू दक्षिणवाद में कोई समानता देखते हैं? उस समय माफी मांगी, लेकिन कई बार के ऐसे सवाल होंगे। असम में खैर असम का सवाल है और बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है कि अभी बहुत लंबा है। अगर मैं इस पर बोलना शुरू करेंगे तो बहुत देर तक चलता चला जाएगा। और इसमें मुझे लगता है कि जिसने ये किताब नहीं पढ़ी है उसको पढ़ना चाहिए। कम्युनिस्टों ने 1942 ये रखिए, ये बाकायदा बताया गया है अशुद्ध क्या है। चौथा, हिंदू मंदिर को नष्ट करना का ताकत भी आक्रमण की अभिव्यक्ति था। पांचवा, हिंदू औरतों से जबरदस्ती शादी करना और शादी से पहले उन्हें मुसलमान बनाना उलेमा के रूढ़िवाद का प्रचार करने का एक और तरीका था। शुद्ध किया गया, इसमें अशुद्ध कालम के अंतर केवल चौथा से लेके आगे तक के, मैं ये खैर मुझे लगता है कि एक दिन अलग ही पूरा करना पड़ेगा हम लोगों को। ये पूरा का पूरा है, ये किताब पढ़ने की जरूरत है। और इसमें उन्होंने एमिनेंट हिस्टोरियन, ये किताब है देयर टेक्नोलॉजी, देयर लाइन एंड देयर फ्रॉड। ये एक बहुत बड़ी किताब अरुण शौरी ने लिखी थी, जो इनके फ्रॉड को सबसे पहले पहचाना था। तो जो जिन लोगों को ये लगता है कि जामिया यूनिवर्सिटी के उस प्रोफेसर ने ऐसे ही कर दिया, ये दरअसल हमेशा से चलती आ रही इस देश के खिलाफ साजिश का एक हिस्सा है। और इस्लामिक जिहाद की जो अलग अलग परिकल्पनाएं, उसमें एक किताब ये भी है। इसको भी आप जोड़ लीजिए कि ये भी एक हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो वो भी इस समय एक अच्छी सहायता माना जाएगा। तो धन्यवाद, आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ।